अब एसडीएलसी के अंदर हमारे पास में क्या है, कुछ मॉडल्स है, उन मॉडल्स की अपन बात कर रहे थे। वाटरफॉल मॉडल के बारे में मैंने आपको बताया था। वाटरफॉल मॉडल के अंदर क्या होता है, टॉप टू डाउन अप्रोच होती है, ठीक है, और बैक स्टेज में आप वापस नहीं जा सकते, ठीक है, जाओगे तो टाइम टेकिंग टेक्निक होगी। अब इसका अल्टरनेट क्या है, इसके कुछ एडवांटेजेस भी है, कुछ ड्रॉबैक्स भी है। अब एडवांटेज क्या है कि स्मॉल प्रोजेक्ट्स के अंदर हम काम ले सकते हैं, जल्दी खत्म हो जाता है, कम टाइम टेकिंग होता है स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए क्या होता है, ये डिसएडवांटेज है कि बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर काम नहीं करेगा, ठीक है, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर पे वर्क नहीं करता है, ठीक है। तो एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस कुछ इसके लिख लो। ये कुछ इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस है कि लेस टाइम, सबसे पहले तो एडवांटेजेस की बात करते हैं। लेस टाइम टेकिंग है, ठीक है, स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए यूजफुल है। और थर्ड थिंग, टॉप टू डाउन अप्रोच पे काम करता है। डिसएडवांटेजेस में क्या है कि कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए क्या है, कोई यूजफुल नहीं है, ठीक है। बैकवर्ड स्टेप जो होता है वो बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होती है। और उसके अलावा जो होता है डिवाइड एंड कॉन्क्यूर पे काम नहीं करता, क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर्ड अप्रोच पे चलता है। एक खत्म होगी तो दूसरी स्टार्ट होगी, ठीक है, जब तक ये खत्म नहीं होगी तब तक दूसरी स्टार्ट नहीं होगी। तो मतलब डिवाइड एंड कॉन्क्यूर पे नहीं कि अपन काम को बांट नहीं सकते, साइमल्टेनियसली जो है सारे स्टेप्स को एक साथ फॉलो नहीं किया जा सकता, जैसे कि स्पाइरल मॉडल होता है। अब स्पाइरल मॉडल क्या होता है कि सारी जो टेक्निक्स है उनको हम उन सबको क्या कर सकते हैं, एक साथ स्टार्ट कर सकते हैं। लाइक जैसे स्प्रिंग होती है ना, उसकी तरह काम करती है। डिवाइड एंड कॉन्क्यूर, देखो इसके अंदर क्या होता है, जो काम होता है उसको इक्वली डिवाइड किया जाता है। जैसे डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपमेंट के टाइम पे क्या होता है, जब तक सारे पेजेस का डिजाइन नहीं होगा तब तक उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो डिवाइड एंड कॉन्क्यूर नहीं है। लास्ट वाली स्टेप पे क्या होता है, डिपेंडेंट होता है कि अपन काम को बांट नहीं सकते साइमल्टेनियसली, कि भाई एक ही टाइम पे सारी स्टेप्स चल रही हो, कि भाई एक पेज का अगर डिजाइनिंग हो गया तो उसी का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा और नेक्स्ट वाले पेज का डिजाइनिंग स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं होता इसमें, जब तक सारे डिजाइन कंप्लीट नहीं हो जाएंगे तब तक डेवलपमेंट होगा नहीं, ठीक है। तो डिवाइड एंड कॉन्क्यूर पे काम नहीं करता है ये। अब स्पाइरल मॉडल देखो, मैं तुमको बताता हूँ, जलेबी की जैसे होता है, ठीक है, इस तरीके का होता है। इसमें पार्ट्स बनाए जाते हैं, सेगमेंट्स, सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है, स्पाइरल मॉडल के अंदर। अब हर स्टेप जो होती है, हर एक सीक्वेंस पे क्या होगी, रिपीट होगी, जैसे कि फीजिबिलिटी स्टडी है या एनालिसिस है, ठीक है। फीजिबिलिटी जो स्टडी है, एनालिसिस, जिसके अंदर सारी डॉक्यूमेंटेशन आ जाती है। उसके बाद में अपना क्या आता है, डिजाइन, फिर डेवलपमेंट, फिर टेस्टिंग, फिर इम्प्लीमेंटेशन, और फिर मेंटेनेंस, ठीक है। अब ये जो चीजें हैं ना, ये साइमल्टेनियसली चलती है, ठीक है। हम क्या कर सकते हैं, एक स्टेप खत्म होने के बाद में उस स्टेप पे वापस बैकवर्ड आ सकते हैं। ये लार्ज प्रोजेक्ट्स के लिए जो है वो यूजफुल होती है। दोनों में यही फर्क है। इसके जो डिसएडवांटेजेस है ना, वो उसके लिए एडवांटेजेस है, ठीक है। इसके जो डिसएडवांटेजेस है वो इसके लिए एडवांटेजेस है कि ये जो है लार्ज जो प्रोजेक्ट्स है उसके लिए यूजफुल है, डिवाइड एंड कॉन्क्यूर पे काम करती है, ठीक है। लेस टाइम टेकिंग होती है कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए, इजीली हम इस पे वर्क कर सकते हैं,
ठीक है। और ये उस पे काम डिवाइड एंड कॉन्कर वाले मेथड पे काम करती है। क्लियर है ये चीज, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होता है, अगर आप फिजिबिलिटी स्टडी से डिजाइनिंग वाले फेज में आ गए, ठीक है, तो आप वापस डिजाइनिंग फेज से फिजिबिलिटी स्टेट में जा सकते हो। क्यों? क्योंकि स्ट्रक्चर चार्ट, ठीक है, क्वेश्चनरी, फैक्ट गैदरिंग जो टेक्निक होती है भाई, हम जब भी कोई काम करते हैं तो सबसे पहले उसके बारे में पता करते हैं कि क्या चल रहा है पहले से, ठीक है। कोई भी प्रोजेक्ट अगर आपके पास में आता है तो मार्केट में पता तो करते हो ना, उसको बोलते हैं फैक्ट गैदरिंग टेक्निक। फैक्ट गैदर करना, ठीक है, लोगों के विचार इकट्ठे करना कि लोग इसके बारे में सोचते क्या है, कि कैसा है प्रोजेक्ट, कैसा होना चाहिए, उसके अंदर क्या फीचर्स होने चाहिए, सब कुछ हम थोड़ी सोच सकते। तो उसके लिए बहुत सारी चीजें होती है, क्वेश्चनरी होती है, स्ट्रक्चर चार्ट होता है, ठीक है। वो सब चीजें हम दोबारा से रिपीट कर सकते हैं अगर डिजाइनिंग में हमको कोई कमी लग रही है तो, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका डेवलपमेंट आ जाएगा। अब इसमें क्या होगा कि कंपलसरी नहीं है कि जब तक सारे प्रोजेक्ट, सारे जो पेजेस है उनका डिजाइनिंग हो जाएगा उसके बाद ही डेवलपमेंट होगा। एक भी पेज का अगर डिजाइनिंग कंप्लीट हो गया तो उसका डेवलपमेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और नेक्स्ट वाले पेज का डिजाइनिंग स्टार्ट किया जा सकता है। क्लियर है ये चीज, कि भाई ऐसा नहीं है कि पूरा एक स्टेप कंप्लीट होगा तभी हम नेक्स्ट वाले स्टेप पे जाएंगे, नहीं। अगर एक स्टेप कंप्लीट है तो उसको यहाँ पे फॉरवर्ड कर दिया जाएगा, फिर नेक्स्ट स्टेप यहाँ से वापस से स्टार्ट हो जाएगा, फिर उसका नेक्स्ट डेवलपमेंट। तो हर एक जो स्टेप है उसका लेयर है, मल्टीपल लेयर्स चलती है इसके अंदर भी, मल्टीपल लेयर्स है, एक लेयर, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, पांचवी, ऐसे जितनी लेयर्स आप कर सकते हो, मतलब जितनी बार आप एक स्टेप को रिपीट करना चाहते हो उतनी बार रिपीट कर सकते हो, ठीक है। अब इससे भी एडवांस कुछ मॉडल्स है, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट है, जो प्रोटोटाइप मॉडल के अंदर आता है, ठीक है। प्रोटोटाइप मॉडल के अंदर ही रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट आता है, जेड आता है, वी मॉडल आता है, ठीक है, बहुत सारे मॉडल्स आते हैं। अब हर एक का स्ट्रक्चर अलग अलग है। अब जैसे प्रोटोटाइप मॉडल है, उसके अंदर वाटरफॉल भी काम करता है और स्पाइरल, दोनों के मॉड्यूल्स हैं वहां पे, ठीक है, दोनों के मॉड्यूल्स हैं उन मॉडल के अंदर। जैसे प्रोटोटाइप के अंदर क्या होता है, ये तो आपका स्पाइरल है, ठीक है। अब प्रोटोटाइप के अंदर वाटरफॉल टेक्निक और स्पाइरल टेक्निक, ये दोनों टेक्निक काम आती है, मतलब टॉप टू डाउन और कॉन्कर, ठीक है, दोनों टेक्निक्स काम आती है। अब इसके अंदर मॉडल कौन कौन से होते हैं, रेड, जेड, ठीक है, उसके अलावा वी मॉडल, ठीक है, और भी बहुत सारे मॉडल्स आते हैं, ठीक है। तो नाम पता होने चाहिए बस, ठीक है, क्योंकि ये आपके डेप्थ के अंदर है नहीं कि मॉडल्स क्या क्या है, कौन कौन से हैं उनके बारे में, ये सब कुछ नहीं है। मेन है जो मैंने आपको बताया था कल, दो तरह की अप्रोच होती है, स्ट्रक्चर्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। वो चीज है आपके कि स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस क्या होती है ना, स्ट्रक्चर डिजाइन क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस क्या होती है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन क्या होती है, ये आप लोगों के, तो उसके बारे में जानना ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो मॉडल्स के नाम लिख लो कि मॉडल्स क्या होते हैं, थोड़ा रिसर्च करना है इनके बारे में कि काम क्या है इनका, कैसे काम करते हैं। फेजेस सबके अंदर आपको सेम ही मिलेंगे, जो स्टेजेस है वो सबके अंदर सेम है, कहीं पे कोई डिफरेंस नहीं है कि कहीं पे कोई मिक्सअप है या फिर कोई स्टेप स्किप है, ऐसा कहीं भी नहीं है। कोई भी प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो ये सारी स्टेप्स जो होती है फॉलो होती है, बस जो उसकी अप्रोच होती है वो चीज अलग हो जाती है, ठीक है। हर एक के अंदर अपनी अपनी अप्रोच अलग अलग है कि उसके काम करने का तरीका कैसा है, ठीक है। मैंने आपको दो अप्रोचेस बताई थी, स्ट्रक्चर्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, ये किसके पार्ट थे, परसों ही तो बताई थी। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, ये दो अप्रोचेस बताई थी परसों, परसों वाली क्लास में। तो वो किसके पार्ट थे, अरे लिखा भी था कि नहीं लिखा था भाई। नहीं, कहना चाह रहे हो कुछ, डेवलपमेंट में मैंने दो अप्रोचेस लिखवाई थी, स्ट्रक्चर्ड और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, ठीक है। अब इनके अंदर है ना, सबके अंदर मैंने आपको स्टेप्स बताए थे, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस, स्ट्रक्चर्ड डिजाइन, स्ट्रक्चर्ड डेवलपमेंट, ठीक है। ये आपके उसके कोर्स के अंदर भी है और इसके पार्ट्स भी हैं, ठीक है। सेम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के अंदर रहता है, इसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डिजाइन, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड डेवलपमेंट, ठीक है। वो बुक के बारे में बताया था, उस बुक का कुछ किया, हाँ, सीबीएच,
जिसके पास में है उसको तो पता है। सीबीएच पब्लिकेशंस की आती है, ठीक है, मतलब वो बीसीए वालों की चलती है, लेकिन बहुत इजी लैंग्वेज है और बहुत इजी बुक है। आप लोग आराम से 5 दिन में खत्म कर सकते हो उसको, 5-6 दिन के अंदर, कोई बड़ी चीज नहीं है उसके अंदर। किसी से भी गैदर कर लेना, मिल जाएगी आपको। अब इनके कंपोनेंट्स की बात करते हैं। स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस और स्ट्रक्चर्ड डिजाइन के अंदर क्या होता है? देखो, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस और स्ट्रक्चर्ड डिजाइन जो है ना, वो एक तरह से सी लैंग्वेज की तरह है। जैसे सी लैंग्वेज के अंदर स्ट्रक्चर और यूनियन यूज करते हैं, काम क्या होता है स्ट्रक्चर और यूनियन का? आप उस टाइप के वेरिएबल्स बना सकते हो। सही बोल रहा हूँ? ठीक है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के अंदर क्या होता है? आप क्लासेस, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म आप यूज करते हो, ठीक है। ये सारे इसके कंपोनेंट्स है, ये सारे इसके कंपोनेंट्स है, ध्यान रखना। ठीक है, अगर कंपोनेंट्स की बात आती है एमसीक्यूज के अंदर, भाई स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के कंपोनेंट्स कौन से? फ्रॉम वन ऑफ द दीज विच वन इज द कंपोनेंट ऑफ स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस या स्ट्रक्चर्ड अप्रोच? तो अपने को सी का अगर कोई पार्ट दिखता है तो अपने को वही चूज करना है, ये ध्यान रखना सबसे पहले तो, ठीक है, क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग जो होगी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच फॉलो होती है। अब स्ट्रक्चर अप्रोच के अंदर कौन कौन चीज आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर जितनी भी फैक्ट गैदरिंग टेक्निक्स है ना, वो सारी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच पे काम करती है। चाहे वो क्वेश्चनरी हो, क्वेश्चनरी पता है ना? क्वेश्चनरी क्या होती है? जैसे कि एक इंटरव्यूअर के बारे में पता है? इंटरव्यू और इंटरव्यूअर क्या होता है? इंटरव्यू और इंटरव्यूअर, कि इंटरव्यूअर तो वो होता है जो इंटरव्यू लेता है, और इंटरव्यू जो इंटरव्यू देता है। तो इंटरव्यू कैसे होता है? जो लेने वाला होता है ना, उसके पास में क्या होती है? एक क्वेश्चनरी होती है, उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, उसकी मार्किंग स्कीम भी होती है। मार्किंग स्कीम समझते हो? आंसर की जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो उसके पास में वो दोनों चीज होती है, वो सामने वाले से क्वेश्चंस करता है, ठीक है, उसके फैक्ट्स गैदर करता है, कि आप सिचुएशन रखता है उसके सामने, फिर उससे क्वेश्चन करता है कि भाई अगर ऐसी सिचुएशन आपके पास हो तो आप क्या करोगे। तो वो अपने फैक्ट्स बताता है सामने वाले को, ठीक है, उसको क्वेश्चनरी बोला जाता है। तो क्वेश्चनरी है, एमसीक्यूज है, फीडबैक फॉर्म होते हैं। जैसे कंपनी के अंदर नहीं भेजा जाता है, अगर कोई मॉडल, जब कोई नया मोबाइल जब मार्केट में लॉन्च होता है, उससे पहले वो अपनी कंपनी में लॉन्च होता है। तो जब उसका ऑपरेशन खत्म हो चुका होता है, सारा टेस्टिंग खत्म हो चुकी होती है यूज करने के बाद, तो एक एक से जाके थोड़ी पूछा जाता है कि भाई कैसा लगा। फीडबैक फॉर्म दिया जाता है कि आप अपने ओपिनियन डालो इसके अंदर, कि यूज करने के बाद में आपको इसके अंदर कौन कौन से ड्रॉबैक्स लगे, कौन कौन सी कमियां लगी, ठीक है, तो वो सारी चीजें उसमें लिखी जाती है। तो ये सारी फैक्ट गैदरिंग टेक्निक्स होती है, ये सारी आती है अपने स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के अंदर। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं। डिक्शनरी, अब जैसे नया वर्ड आया डिक्शनरी, ठीक है, जो डिक्शनरी भी होती है, ठीक है। अब डिक्शनरी के अंदर क्या आता है? जितने भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड काम है, जितने भी प्रोजेक्ट से रिलेटेड वर्ड्स हैं, जो भी टेक्निकल वर्ड्स है, नॉन टेक्निकल वर्ड्स है, इक्विपमेंट्स है, कंपोनेंट्स है, जो भी सब है, वो सारे डिक्शनरी के अंदर लिखे जाते हैं, कि भाई हमको किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी, क्या क्या टेक्नोलॉजीज हमको यूज करनी पड़ेगी, अपडेशंस क्या करने पड़ेंगे, अपग्रेडेशंस क्या करने पड़ेंगे, नई चीजें क्या लानी पड़ेगी, ठीक है, किस तरह के लोगों को हायर करना पड़ेगा, वो सब चीजें डिक्शनरी के अंदर लिखी जाती है, ठीक है।
तो ये भी डिक्शनरी जो है वो भी फैक्ट गैदरिंग टेक्निक का एक तरीका होता है। जिसने ऐसी या सैड पढ़ा है उसको ये बात पता है। ठीक है, मेरे को कल बता रहे थे कि कुछ बच्चे ऐसे ही पढ़ने लग गए जाके, एस ई सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो मैंने मना किया था वो बहुत डेप्थ के अंदर है, उसको नहीं पढ़ना। नहीं तो कंप्यूटर निर्देशक का तो पता नहीं है, आप लोग अपना सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का कोई ड्यू का पेपर है वो जरूर क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो ऐसी मत पढ़ने लग जाना, वो बहुत डेप्थ में है, उसकी रेफरेंस बुक्स चलती है, आपको टेक्स्ट बुक नहीं मिलेगी। ये सारी चीजें तो आ गई अपने स्ट्रक्चर्ड अप्रोच के अंदर। ठीक है, क्वेश्चनरी, फीडबैक फॉर्म, स्ट्रक्चर्ड चार्ट, डिक्शनरी, डॉक्यूमेंटेशन, डेटा फ्लो डायग्राम, कंट्रोल फ्लो डायग्राम। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के कंपोनेंट्स बता दो। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? सिंपल है, रिपीट किए थे अभी मैंने। ठीक है, कौन कौन से हो सकते हैं? क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, सबसे मेन एब्स्ट्रैक्शन, सबसे मेन थिंग, और कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर। दूसरी पावरफुल थिंग है एनकैप्सुलेशन। जो भी सॉफ्टवेयर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के ऊपर बनाया जाता है ना, उसके अंदर ये मेन दो पावरफुल थिंग्स होती है। एक तो एनकैप्सुलेशन, दूसरी चीज है आपका एब्स्ट्रैक्शन। कि वर्किंग क्या है वो बताना है, कैसे है वो नहीं बताना। भाई सामने वाले को ये पता होना चाहिए कि काम क्या करना है। ठीक है, उसके बिहाइंड द सीन क्या हो रहा है, जो मशीन है वो काम कैसे कर रही है वो नहीं बताना, क्या कर रही है वो बताना है। किसको इस बटन को करने से ये होगा, इस बटन को दबाने से ये होगा, उसको ये नहीं बताना कि कैसे होगा। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्शन मेन है ना, हिडन थिंग्स रखनी है। दूसरी चीज आपको क्या रखना है? एनकैप्सुलेशन रखना है। ठीक है, जितना हो सके मिनिमल बन सके, जो भी प्रोजेक्ट है वो मिनिमल वे पे काम कर सके, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो कि यूजर को काम करने में प्रॉब्लम, क्योंकि फिर फीडबैक भी कॉम्प्लेक्स आता है। ठीक है, तो ये इसके कंपोनेंट्स है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच के। इनके बारे में आपको पता होगा। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है पता है ना? ओवरलोडिंग। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म बोलते हैं। दो तरह के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं ना, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। कौन से होते हैं? फिर रन टाइम, वो नहीं बोल रहा हूं मैं। फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग को क्या बोला जाता है? पॉलीमॉर्फिज्म ना, पॉलीमॉर्फिज्म ही तो है। तो दो तरह के पॉलीमॉर्फिज्म होते हैं, रन टाइम और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कौन सा और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कौन सा है, ये पता करके आना अच्छे से, ये है क्वेश्चन आपके है। ठीक है, ये जो फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग है ना, इन दोनों में से एक के पार्ट है। रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म में से, इन दोनों में से किसी एक के पार्ट है ये दो, पता करके आना। अरे क्वेश्चन आया हुआ भी है, आईए का पेपर देखोगे और उसका यूपीएसएसबी का वो देखोगे ना, कंप्यूटर टीचर की वैकेंसी का पेपर, तो उसके अंदर एक क्वेश्चन है कि फंक्शन ओवरलोडिंग जो है वो किसका पार्ट है। तो उसमें दिया हुआ है कि रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, डायनामिक एनकैप्सुलेशन, ऐसे 4 पॉइंट दिए हुए हैं। ठीक है, ये समझ में आया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच क्या होता है, कंपोनेंट समझ में आए। कंपोनेंट्स को ब्रीफली डिस्क्राइब करने की जरूरत है क्या यहाँ पे कहीं पे? ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपके एक टॉपिक दिया हुआ है स्ट्रक्चर एनालिसिस और डिजाइन, एस एंड एस डी। ठीक है, ये दो चीजें दी हुई है, स्ट्रक्चर्ड एनालिसिस और स्ट्रक्चर्ड डिजाइन। अब इसके बारे में अभी मैंने आपको बताया था कि एनालिसिस के अंदर वो सारे फेज आएंगे जो फैक्ट गैदरिंग टेक्निक्स है। अब डिजाइनिंग में क्या आएगा? डिजाइनिंग के अंदर हम क्या यूज करेंगे? वही HTML,
ठीक है। अगर आपको कंटेंट डिजाइन करना है तो HTML, अगर आपको ग्राफिक डिजाइन करना है तो आप फोटोशॉप वगैरह जो भी Corel Draw जो भी आप यूज करते हो, ठीक है, ग्राफिक्स के लिए वो आप यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है, ऐसे और HD के अंदर। इसके अलावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड अप्रोच है। अब इसके अंदर एक चीज बचती है जिसको हम बोलते हैं DFD CFD, जो मैंने आपको डिस्क्राइब कर चुका हूँ। उसके अलावा क्या है, UML टेस्टिंग, ठीक है। एक तो UML है और एक दूसरी चीज क्या है, हाँ वो अभी फेजेस, वो फेजेस अलग है, फेजेस की, हाँ फेजेस की बात अलग करेंगे। UML क्या है, UML की फुल फॉर्म बता दो। यू यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज। UML की फुल फॉर्म पता है, UML क्या होता है? UML जो है वो टेस्टिंग से बिल्कुल रिलेटेड है, बिल्कुल रिलेटेड है, ठीक है। मतलब टेस्टिंग का फेज नहीं है, टेस्टिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन टेस्टिंग से रिलेटेड है। उसको UML टेस्टिंग नाम दिया गया है, ठीक है। लेकिन वो टेस्टिंग का पार्ट नहीं है, ठीक है। जब टेस्टिंग होती है ना, तो UML वहां पे कंपोनेंट काम में आता है। एक होता है सीम टूल, ठीक है, सीम टूल होता है, ठीक है। अब सीम टूल क्या होता है, देखो, जो जितने भी टेस्टिंग से रिलेटेड काम होते हैं ना, वो उस टूल के थ्रू होते हैं, ठीक है, सीम टूल के थ्रू, ठीक है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस टूल होता है। इस टूल के थ्रू जो काम होते हैं वो सारे काम, टेस्टिंग से लेकर इम्प्लीमेंटेशन तक के जितने भी काम है वो सीम टूल के थ्रू होते हैं। ये लिख लेना कि सीम टूल जो है किस कहाँ पे हेल्पफुल होता है, टेस्टिंग, इम्प्लीमेंटेशन और मेंटेनेंस, ठीक है। इन तीन फेजेस को कंप्लीशन के लिए जिस टूल की नेसेसरी नीड होती है ना, वो सीम टूल होता है, ठीक है। सीम टूल यहाँ पे काम करता है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इम्प्लीमेंटेशन एंड मेंटेनेंस बोला जाता है इसको, ठीक है। इस टूल के अंदर तुम्हारे सारे टेस्टिंग किट आएंगे, सारे इम्प्लीमेंटेशन किट आएंगे कि प्रोजेक्ट को लॉन्च कैसे करना है, डिस्क्राइब कैसे करना है, ठीक है, यूजर उसको कैसे एक्सेस कर सकता है, उसके ऊपर लिमिटेशंस लगाना, बाउंड्रीज लगाना, कितने रेंज तक में वो वर्क करेगा, ठीक है, उसके डायमीटर्स क्या रहेंगे, वो सब कुछ जो है वो यहाँ पे सिम टूल डिस्क्राइब करता है, ठीक है। अभी सिम टूल के काम क्या क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ। ये UML के अंदर आता है, यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज के अंदर आता है। अब सिम टूल का काम क्या है वो देख लो तुम लोग। सिम टूल का ही मेन रोल है, सिम टूल के बिना UML कुछ नहीं है, ठीक है। अब सिम टूल का मेन रोल क्या है, सबसे पहले तो रेंज और कार्डिनल्स को डिस्क्राइब करने का काम करता है। रेंज और कार्डिनल्स मतलब क्या साइज रहेगा, ठीक है, कितने साइज के अंदर यूजर एक्सेस कर सकता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स, लिमिटेशन लगाते हैं ना हम, कि एक तो होता है एडमिन, एक होता है यूजर। एडमिन सारे जो है पॉइंट्स को एक्सेस कर सकता है, यूजर कुछ लिमिटेड पॉइंट्स को एक्सेस कर सकता है। लाइक जो एक्सेस की होती है यूजर की वो अलग होती है, एडमिन की अलग होती है, ये तो पता है ना। एडमिन का मतलब क्या होता है, कोई भी सॉफ्टवेयर जब बनता है तो उसके बैकएंड को मैनेज करने के लिए जो पर्सन होता है उसको एडमिन बोला जाता है, ठीक है। और जो उसका एंड यूजर होता है, ठीक है, जिसको उपभोक्ता बोलते हैं अपन, दो चीजें होती है। सेकंड थिंग, सीम टूल कहाँ काम आता है, सी पैनल का नाम सुना है, सी पैनल, सी पैनल, कंट्रोल पैनल जिसको हम बोलते हैं। जब भी कोई सॉफ्टवेयर बनाया जाता है तो उसका सी पैनल बनाया जाता है, ठीक है, जिसके अंदर उसके सारे कार्डिनल्स होते हैं, सारे कीवर्ड्स होते हैं, सारे ऑप्शंस होते हैं जिनको मैनेज किया जा सकता है। जैसे कंप्यूटर के अंदर नहीं होता, नीचे बटन्स होते हैं, डेस्कटॉप के अंदर ब्राइटनेस कम ज्यादा करने के लिए, कॉन्ट्रास्ट कम ज्यादा करने के लिए, ठीक है, हाइट विड्थ बढ़ाने के लिए, वो सब UML टेस्टिंग के अंदर आते हैं। वो सारे फंक्शंस जो होते हैं वो UML टेस्टिंग के अंदर आते हैं, जो फिक्स्ड होते हैं, ठीक है, जिनको आप चेंजेस नहीं कर सकते। बस उसके अंदर क्या कर सकते हो, जो उसका लेवल है वो अप या डाउन कर सकते हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है उसके अंदर, ठीक है। तो सीम टूल का रोल ये रहता है UML के अंदर। अब टेस्टिंग की बात करते हैं, ठीक है। रिग्रेशन टेस्टिंग के मैंने बारे में आपको बताया था, क्या होती है रिग्रेशन टेस्टिंग। मेन इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगर कोई बग फाइंड होती है,
सिस्टम के अंदर, मतलब यूजर के थ्रू वो बग नहीं आई है, वो बग पहले से है। अगर वो बग फाइंड होती है तो रिग्रेशन टेस्टिंग की जाती है, वो किसके थ्रू की जाती है? टेस्टर करता है उसको, ठीक है, टेस्टर ही करता है ना, तो कौन करता है भाई? अगर रिग्रेशन टेस्टिंग होती है वो कौन करता है भाई? अगर मैं किसी ऑफिस में काम कर रहा हूँ और मैं डेवलपर हूँ और किसी मेरा कोई बनाया हुआ प्रोजेक्ट है और उसमें कोई खराबी आ रही, तो मैं थोड़ी ठीक करने जाऊंगा? टेक्निकल सपोर्ट, ठीक है, जो टेक्निकल सपोर्ट टीम होती है वो उसको डिबग करने का काम करती है, वो मुझसे कांटेक्ट करेगी, ठीक है। कोड, अगर कोड में गड़बड़ है तो मुझे भेजा जाएगा, डिजाइन में गड़बड़ है तो डिजाइनर को भेजा जाएगा, ठीक है। दो चीजें होती है। लेकिन जो रिग्रेशन टेस्टिंग के अंदर जो मेन रोल रहता है वो टेक्निकल सपोर्ट का रहता है, ठीक है। इसका काम है बग को फाइंड करना। यूजर को नहीं पता कि गड़बड़ क्या है, बस उसको ये पता है कि इसमें गड़बड़ है, मेरा डेटा जो है फैच नहीं हो रहा है या डिलीट नहीं हो रहा है, एक्सेस नहीं हो रहा है या सेव नहीं हो रहा, जो भी है, ठीक है। वो सिर्फ वो बताने का काम करेगा। मेन रीजन कौन फाइंड करेगा? टेक्निकल सपोर्ट। और टेक्निकल सपोर्ट वो किसको फॉरवर्ड करता है? डेवलपर या डिजाइनर को। यहां से चेक होने के बाद वो चीज आती है टेस्टिंग टीम, ठीक है। जिसको पता है क्या बोला जाता है, इसके अंदर जो लोग काम करते हैं उनको क्या बोला जाता है? क्वालिटी एनालिस्ट, ठीक है। क्वालिटी एनालिस्ट बोला जाता है, जो भी टेस्टिंग टीम के अंदर जो लोग काम करते हैं उनको क्वालिटी एनालिस्ट बोला जाता है, ठीक है। या फिर एक क्वालिटी एनालिस्ट के अलावा एक टर्म और होती है जिसको क्या बोलते हैं? टेस्टर तो होता ही है, टेस्टर भी एक टर्म होती है, लेकिन उनको टेस्टर को ही क्वालिटी एनालिस्ट बोला जाता है। उसके अलावा एक टर्म हो रही थी, वो बताऊंगा आपको, ठीक है। तो यहां से इसके पास फॉरवर्ड होती है और क्वालिटी एनालिस्ट उसको अप्रूवल करके वापस कहाँ भेजता है? टेक्निकल सपोर्ट टीम के पास भेजता है, ठीक है। टेक्निकल सपोर्ट टीम फिर उसको रिवर्ट करती है यूजर को और फिर उस बग को रिजॉल्व कर दिया जाता है। ये रिग्रेशन टेस्टिंग की वर्किंग होती है। रिग्रेशन टेस्टिंग का जो फ्लो रहता है वर्क करने का, वो ये यही रहता है। टेक्निकल सपोर्ट से कहाँ जाएगा? डेवलपर के पास में, डेवलपर से टेस्टिंग टीम जो आपका क्वालिटी एनालिस्ट होगा उसको वेरीफाई करेगा, वेरीफाई करने के बाद वो वापस टेक्निकल सपोर्ट को रिवर्ट करेगा और फिर जो टेक्निकल सपोर्ट उसको अप्लाई करेगा, ठीक है। अप्लाई करने का काम टेक्निकल सपोर्ट का ही रहता है, ध्यान रखना। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे कैसे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि वाटरफॉल मॉडल के अंदर कौन सा वाला जो अप्रोच है वो यूज नहीं होता भाई। दो है, एक तो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्ट्रक्चर। अब वाटरफॉल के अंदर कौन सा वाला अप्लाई नहीं होगा? दो अप्रोचेज हैं वाटरफॉल के अंदर, कौन सा वाला अप्रोच काम में नहीं आता है? वाटरफॉल किस पे काम करता है? अगर आप वर्किंग देखोगे तो मतलब आप बैकवर्ड नहीं जा सकते, बैकवर्ड नहीं जा सकते हो ना, तो कौन सा वाला अप्रोच काम करेगा? स्ट्रक्चर्ड अप्रोच। स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जो है वो इसके अंदर काम करता है। तो इन चीजों का बहुत छोटे छोटे बहुत नॉर्मल क्वेश्चन है, मेरे को लगता है कि अगर क्वेश्चन आएंगे तो मुश्किल से दो या तीन या चार क्वेश्चन आएंगे। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अगर क्वेश्चन आएंगे तो तीन से चार क्वेश्चन आएंगे, इससे ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आएंगे, क्योंकि दो पेपर है। कितने कितने क्वेश्चन के? 100 क्वेश्चन के, दोनों के अंदर 100 क्वेश्चन आएंगे। तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लास्ट टू लास्ट आप पांच से पांच क्वेश्चन मान लो, इससे ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। कुछ टर्म्स बता रहा हूँ, उस उन टर्म्स के बारे में पढ़ के आना। था आपका डिक्शनरी। दो टर्म्स नहीं है, एक तो स्ट्रक्चर्ड ग्राफ, एक ऑब्जेक्ट टेबल, ठीक है। बहुत छोटी टर्म्स है और बहुत यूजफुल है, ठीक है। क्वेश्चन आ रखे हैं इनके,
ऑब्जेक्ट टेबल और स्ट्रक्चर्ड ग्राफ। ठीक है, मतलब जब भी कोई फैक्ट गैदर करते हैं ना कंपनी के अंदर, अननोन से नहीं, जब अननोन से किया जाता है तो सर्वे किया जाता है। सर्वे के अंदर ये चीज काम आती है, देखते हो ना, सर्वे के अंदर वो लेके आते हैं, सर आपको ये कैसा लगता है, यस और नो, ठीक है, कितना परसेंट सही है, वो सब पूछा जाता है। वो स्ट्रक्चर चार्ट जो होता है वो अननोन पर्सन के लिए, मतलब नॉर्मल पीपल्स के लिए काम में आता है। जो ऑर्गेनाइजेशन में काम आती है वो दो ही चीजें काम आती है, और एक आपका क्वेश्चनरी काम आता है, लाइक डायरेक्ट क्वेश्चंस किए जाते हैं, ठीक है, टीम से। तो इन दोनों के बारे में पता करके आना, स्ट्रक्चर्ड ग्राफ और ऑब्जेक्ट टेबल क्या होते हैं। ठीक है, टेबल बनती है, उस टेबल के अंदर टी और एफ लिखा जाता है, सिर्फ सिर्फ टी और एफ, ठीक है, ट्रू और फॉल्स लिखा जाता है। उसकी क्वेश्चनरी अलग होती है और वो टेबल अलग होती है। उस टेबल के अंदर उस क्वेश्चन के हिसाब से टी और एफ लिखा जाएगा। ठीक है, इसके बारे में, इसके अंदर कौन सी अप्रोच काम आती है वो बता करके आना, ऑब्जेक्ट टेबल में और स्ट्रक्चर्ड ग्राफ के अंदर। सबसे मेन थिंग ये है, क्वेश्चन इस पे बने हुए हैं। हर एक पेपर के अंदर मैंने इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे, ऑब्जेक्ट टेबल, स्ट्रक्चर्ड ग्राफ से रिलेटेड। ठीक है।